हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित रिगार्डिंग झारखंड +2 टीचर्स एग्जाम्स यानी कि झारखंड पीजीटी परीक्षा के रिगार्डिंग जो है आज हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य के सापेक्ष में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें झारखंड पीजीटी परीक्षा का, तो इसमें जो सिलेबस दिए गए हैं वह ये हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद गद्य पद और पद्य कृतियां, ये तमाम जो है सिलेबस हमारे इस कोर्स में इस जो है एग्जाम्स के लिए दिए गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग जो है वो हिंदी भाषा के इतिहास और इसके अंतर्गत जो है अवहट, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के सापेक्ष में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बात करें तो हिंदी का विकास क्रमबद्ध ढंग से हुआ। उन क्रमबद्ध ढंग में ही जो है इस क्रमानुसार में ही जो है आगे जाकर हमें जो है अवहट, अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी मिलती है। तो इनको जानने से पहले हमें जो है जो संस्कृत, चूंकि हम जानते हैं हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, तो क्या क्रम रहा संस्कृत से हिंदी तक आने में, इसी के मध्य में जो है यानी कि इन्हीं में बीच में कहीं ना कहीं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी आती है। तो हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर एक बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक्स होगा वह हिंदी भाषा का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का, तो सबसे पहले बात आती है भाषा का। ठीक है, भाषा का सबसे पहले बात आती है। तो भाषा है क्या? तो देखिए, भाषा मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक संप्रेषण करने की पद्धति है जिससे हम अपनी विचारों को, बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे से कहते हैं और दूसरे के बातों को हम जो है समझते हैं, जानते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम भाषा देखें तो भाषा यानी कि एक संप्रेषण करने की पद्धति है और यह भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। भाष धातु से मिलकर भाषा बना हुआ है और इसका अर्थ होता है संप्रेषण। संप्रेषण, तो देखिए संप्रेषण जो है इसका अर्थ होता है यानी कि हम जो वक्तव्य को दूसरे को कहते हैं, इस संप्रेषण के लिए वक्ता और श्रोता की तो आवश्यकता होती ही होती है, साथ ही साथ हमें एक तीसरे चीज की भी आवश्यकता होती है जो होता है माध्यम। ठीक है, वक्ता और श्रोता। वक्ता और श्रोता की तो आवश्यकता होती ही होती है। ये लेकिन इसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और कोडबद्ध तरीके से, जैसे हम वाक्य यानी कि जो शब्द कहते हैं वो कोडेड शब्द होता है, यानी कि कोड प्रतीकों के संप्रेषण की जो व्यवस्था होती है। तो हमें एक कोड की आवश्यकता होती है जो कि प्रतीकों का ही जो है
यानी संप्रेषण को प्रतीक के रूप में, यानी प्रतीकों के संप्रेषण की जो व्यवस्था है, यहां पर हम लिख देते हैं प्रतीकों की संप्रेषण की व्यवस्था। तो देखिए, हम जब भी अगर संप्रेषण करते हैं, यानी कि जब ध्वनि एवं उच्चारित ध्वनियों की जो प्रतीक व्यवस्था के रूप में जो हम संचालित करते हैं, यानी कि हम अपने वक्तव्य को दूसरे तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, तो यही भाषा कहलाती है। ऐसे हम अगर देखें आगे के टॉपिक्स में, हम भाषा, बोली और उपबोली, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। विभाषा, तो ये होते क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण हम एक समग्र रूप से देख रहे हैं। तो भाषा की एक संप्रेषण के माध्यम है, हम भाषा के माध्यम से जो है वो संप्रेषण करते हैं। और इसमें जो है वो प्रतीकबद्ध व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर प्रतीकबद्ध व्यवस्था को हमने कोडिंग किया, जिसमें कि एक वक्ता की आवश्यकता होती है और एक श्रोता का, एक माध्यम के थ्रू, जैसे एयर है ना माध्यम, बिना एयर का तो हम जो है वो बोली जो है वो एक दूसरे को नहीं सुना पाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो भाषा के सापेक्ष में हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से इसको देखा। अब आगे आते हैं, और यहाँ पर चूंकि जो हिंदी जो कि एक भाषा है, और भाषा जो कि पूरे एक बड़े विस्तृत एरिया में बोली जाती है, इसके विभिन्न जो है वो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, और हिंदी भाषा की यह एक भाषा है हिंदी, तो इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुआ और इसका विकास किस तरह से हुआ। आज जो हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, पूर्ववर्ती में ऐसी नहीं थी। अब हम अगर भाषा की बात करें, तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि भाषा जो है वह एक चंचल होती है, ठीक है। कोई भी भाषा हम अगर उसे बांध कर रखना चाहें तो ये नहीं रह सकती है। जिस तरह से आप नदी जानते हैं कि नदी ये हमेशा चंचल होती है, और यह अपना मार्ग, यानी कि इसकी जो प्रवाह होता है वो लगातार ये अपने मार्ग को बदलती रहती है। उसी तरह से जो है भाषा भी चंचल होती है, और इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी क्रम में जो है संस्कृत जो कि प्राचीन, ठीक है, हम अगर बात करें तो संस्कृत जो कि वैदिक और लौकिक जो साहित्य था उसमें प्रयोग किया जाता था, और यहीं से जो है वो हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो उस समय से आज तक की भाषा में काफी परिवर्तन हुए हैं, और इन्हीं का यहाँ पर समग्र हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज जो हम हिंदी का रूप देख पा रहे हैं, तो संस्कृत जो कि सबसे प्राचीन हिंदी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, यानी कि हम अगर संपूर्ण, ठीक है, 1000 कालखंड को अगर हम हिंदी के विकास के क्रम में विभाजित करते हैं, तो इन्हें वैदिक और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद जो है वो पाली, देन प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, और उसके बाद जो है खड़ी बोली, यानी कि हिंदी का विकास जो है वो होता है। तो अब इस जो हमने सीक्वेंस बताया, संस्कृत यानी कि वैदिक और लौकिक संस्कृत, फिर जो है वो प्राकृत यानी कि पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, खड़ी हिंदी हम कह रहे हैं। तो इस पूरे सीक्वेंस को कालखंड, 3 कालखंड में हम लोग देखते हैं, और जिसमें कि पहला जो कालखंड है वह है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय जो रहा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो समय रहा वह
1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 500 ईसा पूर्व तक रहा। और इसी के अंतर्गत जो है यहां पर देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा या फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम इसे रखते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 500 ईसा पूर्व तक की बात करें तो ये पूरा जो है वो समय जिसमें कि हम वैदिक और लौकिक दोनों देख रहे हैं। ठीक है, वैदिक और लौकिक दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तो वैदिक और जो लौकिक ये संस्कृत आते हैं, इन्हीं का कालखंड 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की अगर हम बात करें तो इसका ये लौकिक साहित्य होता है, जब ये वैदिक साहित्य है। जबकि हम लौकिक साहित्य की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के से जो है वो 500 ईसा पूर्व के काल को हम लोग वैदिक साहित्य कहते हैं। इसमें वैदिक संस्कृत का जो है वो वर्चस्व रहा। उसके बाद जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा ईस्वी तक जो है ये पाली रहा। अब देखिए जितने भी रामायण महाभारत वगैरह लिखे गए हैं वो इसी लौकिक साहित्य में लिखे गए हैं। उसके बाद बुद्ध का आगमन हुआ और बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, ठीक है, बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वह पाली भाषा में, और इनका ये पाली भाषा का जो समय रहा वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद प्राकृत जो कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और ये जो है वो जन सामान्य भाषा थी। और इसी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल में जो भाषा प्रफुल्लित रही या फिर जो भाषा प्रयोग किया गया वह अपभ्रंश भाषा थी। और इसके बाद 1000 ईस्वी के बाद इसमें भी बहुत सारे भाषाएं हुई, जिसमें कि अपभ्रंश के बाद जो है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन सब के खड़ी बोली, यह भाषाएं जो है वो विकसित हुई। और उसके बाद जो है वो आधुनिक हिंदी, जो मानकीकृत हिंदी हम आज देख पा रहे हैं, इसका विकास हुआ। तो इसका हम लोग उद्भव जो है वो 1000 ईस्वी के बाद के समय को वर्तमान तक जो है हम इसे देखते हैं। तो इसी पाठ के अंतर्गत हमें जो है यहाँ पर अपभ्रंश के बाद से जो है हमें सारे चीजें पढ़ने हैं। तो जो बेसिक है वो हमारा संस्कृत, पाली और प्राकृत, तो इनको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें कि जैसे कि अगर हम बात करें आधुनिक आर्य भाषाएं तो उत्तर भारत में जो बोली जाती थी और दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि जो द्रविड़ यानी दक्षिण के लोग तमिल, तेलुगु और ये कर्नाटक में ये कन्नड़, फिर मलयालम, केरल में, तो ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। हम अगर संपूर्ण, ठीक है, हम अगर यहाँ पर देखें तो जो विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके आधार पर भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है, जिसमें कि भारोपियन, ठीक है, यहां पर हम चर्चा कर देते हैं 4 भाषा परिवार। यहां पर मेरा ये कहना है कि जो हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है उनमें एक है भारोपियन, भारोपियन भाषा परिवार। दूसरा जो है वो द्रविड़ियन, द्रविड़ भी जिसे कहते हैं द्रविड़ियन, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा जो है वह है आस्ट्रिक, भाषा परिवार। और चौथा है चीनी तिब्बती, ठीक है, चौथा जो है वह है चीनी तिब्बती भाषा परिवार।
अब देखिए, हम अगर इन भाषा परिवारों को देखें तो विश्व में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो है मंडारियन यानी कि चीनी। अगर हम इस परिवार की बात करें तो भारोपियन, विश्व में 73% लोग जो है वो भारोपियन बोलते हैं। अगर हम द्रविड़ की बात करें, सॉरी ये भारत के आंकड़े हम बता रहे हैं, 1 मिनट, ये भारत के आंकड़े बता रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना है। विश्व में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है मंडारियन, चीनी भाषा, और उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो हिंदी का है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यानी कि सबसे अधिक लोगों के द्वारा जो बोली जाती है भाषा, वह दूसरे स्थान पर हिंदी है। वहीं हम अगर भारत में इन 4 भाषा परिवारों की बात करें तो 73% भाषा जो है वो भारोपियन, भारत यानी कि भारोपियन, भारत यूरोप के जो मिश्रित भाषा है, इसी के अंतर्गत हिंदी आता है। ठीक है, भारतीय जो आर्य भाषाएं आती है, इसी हिंदी जो है वो द्रविड़ियन भाषा के अंतर्गत आती है, भारोपियन भाषा के अंतर्गत आती है। और द्रविड़ियन के अंतर्गत जो है वो 25% जनसंख्या यहाँ की बोलती है। आस्ट्रिक का कम है 1.3%, जबकि चीनी और तिब्बती जो है वो मात्र 0.7% बोलते हैं। तो ये यहाँ पर भारत में जो 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में जो 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं यहाँ पर आपके दिए गए हैं, भारोपियन, द्रविड़ियन, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो इसमें हमने प्रतिशत बताया। वहीं विश्व में अगर हम देखें हिंदी का, तो विश्व में 25 यानी हिंदी दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मंडारियन यानी कि चीनी भाषा है। अब देखिए, भारतीय या फिर भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य, ठीक है, शाखा की भारतीय आर्य उपभाषा की एक भाषा जो है वह है हिंदी। तो वही चीजें यहां पर मेंशन किए गए हैं। और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या फिर देवों की भाषा कही जाती है। और जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि भाषा चंचल होती है, तो हिंदी भाषा की विकास के क्रम में भाषा की पूर्वोक्त जो गत्यात्मक और समयानुकूल बदलते रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो कि यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस में आपको दिखाया है। अब चलिए, जैसा कि हमने बताया कि जो समय है, कालखंड है, 1000 के कालखंड को हम लोगों ने हिंदी के विकास के क्रम में इसे 3 भागों में बांटा है, जिसमें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि संस्कृत का 2 भाग किया गया, जिसमें कि एक वैदिक काल और दूसरा लौकिक काल। तो वैदिक काल का जो समय रहा वो 1500 ईसा पूर्व से जो है वो 1000 ईसा पूर्व तक रहा, जबकि लौकिक संस्कृत का जो समय रहा वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्कस भी हम करेंगे हल्का, क्योंकि इनको जानना जरूरी है। इसी को हम लोग बेस मानकर जो है और अवहट, अपभ्रंश और उसके आगे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा जो है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। इसका जो समय रहा वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी कि इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो है इसके अंतर्गत आता है, यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और 1000 के बाद के समय को हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और इसमें हिंदी और हिंदीतर
जो भाषाएं थे जिसमें बांग्ला, उड़िया, मराठी, असमिया और अन्य, जैसे कि हमने हिंदी का ही अगर बात करें तो आगे जाकर जो है वो हिंदी की 5 उपबोलियां और 17 भाषाएं हैं। तो इन तमाम जो है वो हमें जानकारी यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से। तो अभी हमने बताया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो मुख्य जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसे हम देवों की भाषा या फिर आर्य भाषा कहते हैं। और संस्कृत ये चूंकि देवों की भाषा होती थी, देव इसे बोलते थे और बहुत सारे ग्रंथ जो हैं इसी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा यानी कि हम बात करें तो इस समय जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, इसको संस्कृत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। वहीं जो ध्वनि, ठीक है, जो ध्वन्यात्मक कह सकते हैं कि जो ध्वनि में जो परिवर्तन हुए, ठीक है, जैसे कि यह जो संस्कृत था इसे 2 वर्गों में बांटा गया, एक वैदिक और दूसरा लौकिक। तो देखिए यहां पर जो वैदिक और लौकिक, इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों जिनकी रचना की गई, उपनिषदों के अलग अलग, ठीक है, के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ आदि की संस्कृत रचनाएं का सृजन जो है इसी समय कालखंड में हुआ। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्ट अध्यायी, अब जानते हैं अष्ट अध्यायी ये पहला व्याकरण है हिंदी का, जिसके लेखक जो हैं, रचयिता जो है वो पाणिनि है। तो पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्ट अध्यायी में वैदिक और लौकिक नाम से 2 प्रकार की संस्कृत भाषा का उल्लेख पाया जाता है। तो देखिए यहां पर जो हमारा एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता पाणिनि है, अष्ट अध्यायी में यह 2 विभाजन मिलता है, जिसका समय जो है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब देखिए 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप, व्याकरणिक नियमों और, ठीक है, व्याकरणिक नियमों के अंतर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो यहाँ पर ये 2 विभाजन किया गया है, तो जो व्याकरणिक अंतर पाए गए, हम व्याकरणिक अंतर की यहाँ पर जो बात करेंगे वैदिक और लौकिक का, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या जो थी वो 52 थी। ठीक है, ध्वनियों की कुल संख्या जो थी 52 थी, जबकि वैदिक में जो है वो 48 रह गए। तो यही जो व्याकरणिक जो अंतर देखे गए, तो उस आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पाणिनि के अष्ट अध्याय में मिलता है। तो अब देखिए हम अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य इसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसमें वेदों की रचना हुई। जो 4 वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इसकी रचना जो है वो वैदिक संस्कृत में की गई। ठीक है, वैदिक संस्कृत में की गई। और संस्कृत की प्राचीनतम रूप संसार की जो अब तक की कृति है वो है ऋग्वेद। ठीक है, अगर हम बात करें तो संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की अब तक जो ज्ञात है वह प्रथम कृति है ऋग्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वेद संस्कृत में हुई है, और इनकी भाषा में पर्याप्त, क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गया, इसका भी रचना वैदिक संस्कृत में ही किया गया है, लेकिन इनकी भाषा में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा क्या बहुत पर्याप्त मात्रा में अंतर पाई जाती है। अब देखिए वैदिक संस्कृत में छांदस के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संस्कृत को जो है वह छांदस के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संस्कृत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छांदस। ठीक है, छांदस
के नाम से भी जो है वो वैदिक संस्कृत को यहाँ पर जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना है। और अभी हमने बताया कि वैदिक संस्कृत में जो कुल ध्वनियों की संख्या थी वो 52 थी, 52 थी। ये 52 कुल वैदिक संस्कृत में जो था ध्वनियां थी। अगर हम वहीं हम बात करें लौकिक संस्कृत का, तो लौकिक संस्कृत जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, और दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त जो है वो संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ, और इसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य में जिन्होंने रचनाएं की उनमें प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो हैं वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ। ठीक है। अब वेदों के अध्ययन से हमें बेखूबी यह आभास होता है कि कालांतर में जो है वैदिक संस्कृत का स्वरूप बदलता गया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद ही संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है, जिसे हम लौकिक या फिर क्लासिक संस्कृत कहते हैं। रामायण, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। महाभारत जो है किस संस्कृत में लिखी गई है, तो लौकिक संस्कृत। महाभारत, रामायण, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं, और लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की जो संख्या है वह 48 है। अब देखिए, हिंदी का जो प्राचीनतम रूप जो है वह संस्कृत ही है। जैसे संस्कृत के ही ध्वनियों में परिवर्तन होकर जो है वो प्राकृत बला, प्राकृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही, क्योंकि हम लोग अगर देखें सही मायने में तो अपभ्रंश से ही जो है अपभ्रंश के बहुत सारे शब्द जो है आज हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो हिंदी का तो जननी हम लोग संस्कृत मानते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रारंभ हुआ वह अपभ्रंश से हुआ। और यही कारण है कि हमारे इस सिलेबस में हमें जो कहा गया है, वो आपको जो सिलेबस दिया गया है वो अपभ्रंश के बाद हमें सारे चीजें जानने हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये इनिशियल स्टेज है इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत ही है, और संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक और परिनिष्ठ भाषा तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो उद्भित हुए, जिसमें है पश्चिमोत्तरीय हिंदी यानी पश्चिमोत्तरीय, फिर मध्य देशीय और पूर्वी विकसित हो गई। यानी कि यह जो संस्कृत था अपने अंतिम स्टेज, कहने का मतलब हुआ कि 500 ईसा पूर्व तक आते आते इसका 3 यानी कि यह 3 क्षेत्रों में इसका विकास हो गया, या फिर 3 क्षेत्रीय भाषाओं में जो है इनका परिवर्तन हो गया, जिसमें एक था पश्चिमोत्तरीय, दूसरा मध्य देशीय और तीसरा पूर्वी था। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने संस्कृत के बारे में देखा। अब देखिए, यही पश्चिमोत्तरीय और मध्य देशीय और पूर्वी जो भाषा थी, यही अगेन, ठीक है, यही जो है आगे इन भाषाओं में विकृति हुआ, इसमें ध्वनि परिवर्तन हुआ, और उसके बाद जो भाषा उभर कर आई तो उसे हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। और इसका जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। फिर लोगों, जो जनमानस की भाषा
जो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती थी भाषा, उन सभी भाषाओं का विकास हुआ। तो अब देखिए इसमें यानी कि इस पूरे कालखंड में यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के कालखंड में 3 भाषाओं का जो है वो उद्भव हुआ, जिसमें कि अभी हम लोगों ने देखा कि संस्कृत जो है अपने अंतिम स्टेज तक आते आते ये क्षेत्रीय भाषाओं में जो है विकसित हो गया। तो इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं से जो है वो 3 भाषाएं विकसित हुई, जिसमें सबसे पहला जो है वो प्राकृत, उसके बाद जो है वो पाली, और पाली से जो है अपभ्रंश। तो अब देखिए वैदिक और लौकिक साहित्य जो थे इस क्रम में बोलचाल की जो भाषा दबी हुई थी, क्योंकि आप देख रहे थे कि जो लौकिक और वैदिक साहित्य था उसके स्थान पर क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हो रही थी, और वैदिक और लौकिक साहित्य जो है वो बोलचाल की भाषा में तो दब ही रही थी, साहित्य में भी प्रयोग कम होने लगे थे। तो इन अवसरों को पाकर जो है, ठीक है, इनसे जो विकृतियां यानी कि जो ध्वनि परिवर्तन हुआ इनमें, तो उस समय जो सर उठाया, ठीक है, इस अनुकूल समय में जो भाषा सर उठाया, जो प्रफुल्लित हुआ, जिसका विकास हुआ प्राकृतिक रूप से, वह हुआ प्राकृत भाषा। और प्राकृत के वरुचि आदि व्याकरणों ने, ठीक है, प्राकृत के वरुचि आदि व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्रकृति संस्कृत को मानकर उसे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति की है। तो यानी कि प्राकृत की व्युत्पत्ति, ठीक है, वरुच जैसे व्याकरणियों के द्वारा बताया गया कि इनकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। और प्राकृत, इसके लिए एक स्लोगन भी दिए हुए, प्राकृतः संस्कृतम तद्भवम आगतम व प्राकृतम, यानी कि प्राकृत का जो है उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, संस्कृत से ही जो है आया है प्राकृत। और मध्यकाल में यही प्राकृत जो है वो तीन अवस्थाओं में विकसित हुई, जिसमें कि अभी हमने बताया एक पाली, ठीक है, पाली, प्राकृत और अवहट, अपभ्रंश, सॉरी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो अब देखिए इससे पहले पुरानी हिंदी, हाँ चलिए यहां पर पाली है, तो पाली का हम कालखंड देखें तो 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक के कालखंड को हम लोग पाली कहते हैं। और संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते, या कहें कि सरल होते होते, 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई और इसी का नाम पाली रखा गया। इसे सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा कहा जाता है। सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा, तो वह जो है पाली है। और ये भारत की प्रथम देश भाषा, ठीक है, याद रखना है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन से भाषा को कहा जाता है? भारत की प्रथम देश भाषा वह जो है पाली है। अब देखिए मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के, ठीक है, मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं। और बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। अब देखिए जो पहले 3 क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वी,
यहां तक आते आते 4 हो गए, जिसमें एक जो है वो दक्षिणी बढ़ गया। ठीक है, 4 अब भाषाएं हो गए। अब दूसरा जो भाषा प्राकृत के अंतर्गत विकसित हुआ वह प्राकृत। ये प्राकृत के अंतर्गत दूसरी भाषा प्राकृत हुआ, जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। यह अगर हम देखें यहां पर तो जो पाली भाषा बोली जाती थी वो 1 ईस्वी तक आते आते इसमें और कुछ परिवर्तन हो गए और इसमें कुछ ध्वनियों में भी लोप हुआ, कुछ नए आए और इस तरह से जो भाषा यहाँ पर उद्भित हुई वह प्राकृत भाषा के रूप में सामने आया। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य अगर हम मत के अनुसार देखें तो यह असंस्कृत भाषा थी। ये प्राकृत जो भाषा थी वो असंस्कृत भाषा थी और इस यहां पर देखिए, हाँ सच, और ये स्वभावतः प्राकृत कहलाई। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जैसे कि सौरसेनी, पैसाची, ब्राचंड, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी आदि प्रमुख थे। तो देखिए, प्राकृत भाषा को जो है अगर हम भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया। तो प्राकृत का जो विभाजन भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा 5 भेदों में किया गया, जिसमें पहला है सौरसेनी या सूरसेन, यानी मथुरा के जो आसपास भाषा बोली जाती थी, जिस प्राकृत का प्रयोग किया जाता था उसे सौरसेनी प्राकृत कहा गया। उसके बाद पैसाची, जो सिंध में भाषा बोली जाती थी उसे पैसाची कहा गया। और विदर्भ महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था उसमें जो भाषा बोली जाती थी महाराष्ट्री, मगध में बागधी और कौशल प्रदेश तथा जैन साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उसे अर्धमागधी के रूप में विभाजित किया गया। तो अब देखिए, यहाँ पर जो प्राकृत भाषा थी, अब क्षेत्र विस्तार हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाने लगी तो उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया। जैसे कि कौशल प्रदेश और जैन साहित्य में जो प्रयोग होता था उसे अर्धमागधी, यानी कि जो संपूर्ण उस समय जो भाषाएं, यानी कि प्राकृत भाषा जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती थी तो उन्हें भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया, जो सर्वमान्य भी है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये प्राकृत हुए। प्राकृत का जो कालखंड हुआ वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और इसी प्राकृत के जो है वो 5 भेद देखने को मिले। अब इसके बाद इन सभी भाषाओं में जो है वो ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुए, व्याकरणिक परिवर्तन हुए और ये भाषा और जो है परिवर्तित हुआ। और इन भाषाओं के परिवर्तन और नए प्रवेश में जो भाषा उत्पलवित हुआ वह भाषा अपभ्रंश थी। वह भाषा अपभ्रंश थी और अपभ्रंश का जो कालखंड है, ठीक है, अपभ्रंश का जो कालखंड है वह जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, सॉरी 500 ईसा पूर्व नहीं, हम पूर्व बार बार बोल देते, 500 ईस्वी से, अब चूंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो अब ईस्वी में हम बात करेंगे। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तो ये अपभ्रंश का काल रहा। तो यहाँ पर जो प्राकृत भाषा थी, यानी प्राकृतिक प्राकृत, जो कि वैदिक और लौकिक साहित्य के बाद, यानी कि लौकिक साहित्य के बाद जो भाषा विकसित हुआ तो उसके
तीन रूप देखे गए जिसमें कि प्राकृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक भाषा दृष्टि से अगर हम देखें तो वैज्ञानिक भाषा दृष्टि से जो है वैज्ञानिक भाषा दृष्टि से हम अगर बात करें तो वैज्ञानिक भाषा दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय भाषा के मध्य की अंतिम अवस्था है। ठीक है, भारतीय जो आर्य भाषा कि मध्यकाल की अंतिम अवस्था, क्योंकि हमने अभी बताया था कि मध्यकाल जो था, ठीक है, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मध्यकालीन तो इसका जो समय था वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के कालखंड को हम लोगों ने बताया। और इसी कालखंड में 3 भाषाएं उद्भूत हुई जिसमें कि प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। तो ये इस समय के जो सबसे लास्ट चरण की भाषा थी वह अपभ्रंश थी। और प्राकृत में जो प्राकृत था इसमें जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेज हुए, उससे जो भाषा उद्भूत हुई उसी का नाम जो है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो बिगड़ी हुई भाषा, विकृत भाषा। ठीक है, अपभ्रंश का हम अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बिगड़ी हुई भाषा या फिर, ठीक है, बिगड़ी हुई भाषा या फिर विकृत भाषा। अब देखिए इस भाषा का जिस तरह से प्राकृत भाषा का हम विकास देखें तो प्राकृत भाषा का जो विकास हुआ वह मध्य देश के ही अंदर हुआ, उसी तरह से अपभ्रंश का भी विकास मध्य देश के ही अंदर हुआ। और ये भी जो है एक प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित भाषा के रूप में इसका विकास हुआ। और इसका बोलचाल की भाषा में तो प्रयोग 500 ईसा पूर्व से यानी 500 ईस्वी से ही मिल रहा था, लेकिन साहित्य में जो इसका प्रयोग किया गया वो 7वीं 8वीं शताब्दी में सदी में किया गया। तो यहाँ पर जो यह भाषा, चूंकि इस भाषा का जो विस्तार देखा गया, जो परिनिष्ठित रूप जिस क्षेत्र में देखा गया वो मध्य देश में ही देखा गया, यानी कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी कि दक्षिण भारत में ही इस भाषा का जो था वो पूरा वर्चस्व था। अब ऐसा नहीं है कि ये अपभ्रंश सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, यानी उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी इसका जो है वो प्रभाव देखा गया। तो देखिए प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों के विकसित अपभ्रंश से निम्नलिखित 7 भेद स्वीकार किए हैं। तो अब इन्होंने अपभ्रंश को जो है वो क्षेत्रीय आधार पर इनको 7 वर्गों में विभाजित किए। जैसा कि प्राकृत को पहले जो था वो 4 भागों में विभाजित किया गया था, 5 भागों में, और इसी के आधार पर इन्होंने जो है वो अपभ्रंश को 7 भागों में विभाजित किए, 7 वर्गों में जो है वो विभाजित किए। और इनका जो विभाजन का क्रम है, जो भारतीय भाषाओं और आज जो उपभाषाएं बोली जा रही है हिंदी के, तो उनका भी विकास इन्हीं अपभ्रंश से हुआ है। इसी कारण वास्तविक जो हम लोग देखते हैं हिंदी का विकास तो वह अपभ्रंश से हुआ है। तो अब इस अपभ्रंश में
जो भोलानाथ तिवारी के द्वारा जो 7 वर्गों में बांटा गया है अपभ्रंश का, तो वो है एक सौर सेनी। अभी हमने पीछे बताया था कि सौर सेनी जो सूरसेन और मथुरा के आसपास बोली जाती थी, उसे प्राकृत में हम लोग सूरसेनी प्राकृत कहते थे। तो अब वही प्राकृत जो की ध्वनि परिवर्तन लिए हुए एक नए फॉर्म में देखा गया, तो उसे हम लोग यानी कि उसे जो है वो भोलानाथ तिवारी ने सौर सेनी अपभ्रंश का नाम दिया। और इसी अपभ्रंश से उस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास जो वर्तमान में आज भाषाएं बोली जा रही है, उसका जो है वो उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। वही दूसरा जो विभाजन किया इन्होंने अपभ्रंश का, वह पैसाठी जो सिंध के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो इसके अंतर्गत जो आधुनिक भाषाएं आते हैं वो लहदा और पंजाबी। वही ब्राचंड जो कि सिंधी इसमें आते हैं, खस पहाड़ी, ठीक है, इसमें जो इन्होंने एक नया जोड़ा वो खस, और ये प्राचंड। फिर महाराष्ट्री जो कि मराठी वर्तमान भाषा देखने को मिल रहा है। फिर मागधी, मगधी में जो है वो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये भाषाएं वर्तमान में जो बोली जा रही है, इनका उद्भव विकास जो हुआ है वह मगधी से हुआ है। ये भी हमारे सिलेबस में है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे और इसे जानेंगे कि किस तरह से जो है इनका विकास हुआ और इनसे फिर कौन सा उप बोलियां जो है वो बोली जाती हैं। और वही अर्धमगधी 7वां जो है अपभ्रंश के भेद है, जो कि जिससे कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हिंदी भारत का विकास अपभ्रंश के, क्योंकि आज के जो हिंदी हम प्रयोग कर रहे हैं, इस भाषा का प्रयोग अपभ्रंश के सौर सेनी, मगधी और अर्धमगधी के रूपों में हुआ है ना। अर्धमगधी, मगही और सौर सेनी, इनके रूपों में जो है आज का हिंदी का विकास हुआ है। और अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण, ये अपभ्रंश के जो सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं वो भरत मुनि के, ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अब जानते हैं कि भरत मुनि के जो काव्य रचना है, यानी कि जो रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें अपभ्रंश के सबसे प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है इस काव्य में, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। यहां से भी आपको याद रखना है कि भरत मुनि, जिसमें अपभ्रंश का पहला जो है सबसे प्राचीन रूप देखने को मिलता है, तो अपभ्रंश को क्या कहा गया, तो विभ्रष्ट। अब देखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न की भाषा कही है। ये किशोरीदास ने न की भाषा जो है वो अपभ्रंश को कहा है। अब देखिए, अपभ्रंश संस्कृत का प्रारंभ, ठीक है, सॉरी, अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया, जैसा कि अपभ्रंश का जो कालखंड था वो 500, ठीक है, अपभ्रंश का जो कालखंड था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के कालखंड था। तो 500 से जब प्रारंभ हुआ तो ये बोलचाल की भाषा थी, इसका साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। साहित्य में जो प्रयोग हुआ, पहला जो साहित्य में प्रयोग किया वो स्वयंभू के द्वारा किया गया। तो देखिए, अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से होता है, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। यानी कि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया और कब किया गया और किस पुस्तक में किया गया। तो अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले साहित्य में 8वीं सदी में स्वयंभू के द्वारा किया गया, पौमचरित्र नामक रचना में, ठीक है, पौमचरित्र नामक रचना में किया गया। इसमें अगर हम लोग देखें तो पौमचरित्र में जो है कुल 12,000 पद हैं।
12,000 पद हैं। और यह अपभ्रंश साहित्य का पहला कृति है जो कि स्वयंभू, जिनको सत्यभू भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को सत्यभूदेव, यहां पर देव भी जोड़ दीजिएगा, सत्यभूदेव के भी नाम से जाना जाता है। और इनको सबसे अहम कि अपभ्रंश की वाल्मीकि, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपभ्रंश की वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को ही कहा जाता है। और ये अपभ्रंश के पहले साहित्य, यानी अपभ्रंश में जो पहले साहित्य की रचना की है वो इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर दूसरे जो नाम लिया जाता है प्रमुखता से वो है पुष्यदंत। पुष्यदंत जिन्होंने जो है वो 10वीं सदी में अपभ्रंश को अपने साहित्य में प्रयोग किया, और इनके द्वारा जो कृति लिखी गई वह महापुराण, जसहर और चरियु, ठीक है, जसहर, चरियु और महापुराण, ये इसमें इस रचना में जो है वो अपभ्रंश देखने को मिलता है, जिसके रचयिता पुष्यदंत है। वहीं अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो अपभ्रंश का पहला काव्य जो लिखा गया वो धनपाल के द्वारा लिखा गया, और यह जो प्रबंध काव्य है उसका नाम है भविष्यत कहाँ। ये यहां से एक प्रश्न फिक्स होते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक नोट भी कर लें और ध्यान में भी रखें। तो हम रिपीट एक बार अगेन करते हैं कि जो 5वीं यानी 500 ईस्वी में जो उद्भिद, जो प्राकृत का बिगड़ी हुई रूप जो सामने आया वो अपभ्रंश आया, और बोलचाल की भाषा में अपभ्रंश का जो है वो 7वीं 8वीं सदी तक प्रयोग करता रहा। साहित्य में जो पहला प्रयोग मिलता है वो 8वीं सदी में स्वयंभू के रचना पौम चरित्र, जिसे राम काव्य कहा जाता है। इसी कारण वाल्मीकि यानी कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू का अदर नाम सत्यभूदेव है। इस पौम चरित्र काव्य रचना में कुल 12,000 पद हैं। वहीं अपभ्रंश का पहला जो प्रबंध काव्य है वह है भविष्यत कहाँ, जिसके रचयिता धनपाल है। यहां पर यह ध्यान रखना है स्वयंभू एक जैन कवि थे। स्वयंभू जो थे वो जैन कवि थे। तो इस तरह के जो है हमें तथ्यों को भी ध्यान रखना, और इन्हीं छोटे छोटे तथ्यों से हमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये खुद में छोटे नहीं बड़ी बड़े तथ्य हैं। अब देखिए अपभ्रंश की तीसरी प्राकृत भाषा, क्योंकि अपभ्रंश को जो है वो तीसरी प्राकृत भाषा, पहला हम लोगों ने देखा प्राकृत, दूसरा पाली और तीसरा जो है वो अपभ्रंश है, तो इसे तीसरा प्राकृत भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए अपभ्रंश, ठीक है, हम अगर बात करें अपभ्रंश का तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है अपभ्रंश का वह पतंजलि द्वारा किया गया। अपभ्रंश जो शब्द है इसका पहला प्रयोग पतंजलि के द्वारा किया गया, और उन्होंने एक शब्द के अनेक रूपों को देखा, परखा और अनेक तिरस्कृत करते हुए अपभ्रंश की पदवी दे डाली। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश शब्द का पहली बार प्रयोग किनके द्वारा किया गया? तो पतंजलि के द्वारा। तो ये यहां पर जो अपभ्रंश थे उसके सापेक्ष में हम लोगों ने चर्चाएं की। ऐसे यहां पर हम अगर विभाजन देखें तो हमने एक विभाजन, आपको यही सर्वमान्य विभाजन है, अधिक बुक या फिर अन्य जगहों पर भी जो है हमें यही चीज देखने को मिलता है, लेकिन इस का विभाजन जो है अन्य लोगों के द्वारा भी, जैसे कि धीरेन्द्र वर्मा ने अब इसे 5 भागों में विभाजित किए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपभ्रंश के जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भोलानाथ तिवारी ने 7 वर्गों में विभाजित किया, जबकि हम धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा ने इसे 5 भागों में बांटे हैं। धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा इसे 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला जो है वो सौरसेनी प्राकृत, फिर मागधी प्राकृत,
ठीक है, सौर सेनी, ठीक है, सौर सेनी, मागधी एंड अर्ध मागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। पैसाची और महाराष्ट्री। तो ये विभाजन धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा किया गया। जबकि हम भाषाविदों की बात करें तो भाषाविदों ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। ठीक है, भाषाविदों के द्वारा अपभ्रंश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। दूसरा नागर अपभ्रंश, यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह जो था गुजरात क्षेत्र में बोली जाती थी। जो अपभ्रंश गुजरात क्षेत्र में बोली जाती थी तो भाषाविदों ने उसका नाम नागर अपभ्रंश रखा। दूसरा जो था वो ब्राचंड अपभ्रंश, ब्राचंड अपभ्रंश। यह जो भाषा थी, ठीक है, जो अपभ्रंश सिंध के क्षेत्र में बोले जाते थे। सिंध के क्षेत्र में, यहां पर देखिए सिंध के क्षेत्र में ब्राचंड कहा गया है। तो ब्राचंड सिंध के क्षेत्र में जो बोला जाता था उसे भाषाविदों ने ब्राचंड कहा। और तीसरा उपनागर, तो यह उपनागर जो है पश्चिमी राजस्थान, बिहार, ये पंजाब क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान और बिहार क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में जो है यह बोली जाती थी भाषा। तो इस तरह से यहां पर हम लोगों ने अपभ्रंश के भेद देखे, जिसमें कि भोरानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा और विदेश ये भाषाविदों के द्वारा जो विभाजन किया गया। इसमें ये सारे से पूछ दिए जाते हैं, खासकर जो है इनका भोलानाथ तिवारी का ज्यादा परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं और भाषाविदों का। भाषाविदों में यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इनसे एक प्रश्न पूछा गया था। तो उपनागर ये पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में बोला जाता है। यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपनागर किन क्षेत्रों में ये बोली जाती है, या फिर सिंध में कौन से अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है भाषाविदों के जो वर्गीकरण किया गया उसके अनुसार। तो आपको याद रखना है ब्राचंड और गुजरात क्षेत्र में नागर अपभ्रंश। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक चीजें देखा, जिसमें कि अपभ्रंश से संबंधित सारे तथ्यों को यहाँ पर हम लोगों ने निचोड़ लिया। अब इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य है व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक, यानी कि जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन हुआ और व्याकरण जो परिवर्तन हुआ उसे यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो अब देखिए व्याकरणिक परिवर्तन भी इसमें काफी ज्यादा हुए, क्योंकि ये बिगड़ी हुई भाषा, क्योंकि इसे भ्रष्ट भाषा, ठीक है, विकृत भाषा कहा गया। तो इसमें ध्वनि संबंधी जो है क्या क्या चीजें देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं ध्वनि संबंधित जो विशेषताएं हैं, यानी अपभ्रंश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पर री, जो ये री था, ठीक है, री ध्वनि लेखन में तो थी लेकिन उच्चारण में लुप्त हो गई थी। इस री का उच्चारण से जो था वो
हट गया था। अब देखिए इस री के स्थान पर, ठीक है, इस री के स्थान पर विभिन्न शब्दों का प्रयोग होने लगा था। इस री के स्थान पर जो है वो अ ई उ, अ ई उ, ठीक है, अ ई उ, अह आ ए, अह आ ए, इन सब का प्रयोग होने लगा था। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं अ का, ठीक है, री से अ कैसे बना, तो कृष्ण, कृष्ण में री है तो यहां पर कनह, तो देखिए री का जो है यहां पर अ के रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे कृष्ण री कनह अ, तो यहां पर देखिए वही चीजें कही जा रही है कि इस री का जो है वो परिवर्तन किन में हो गया, अ ई उ, जैसे कि त्रि यानी तृण का तण। वहीं री का हम अगर देखें तो री, ठीक है, री से जो है वो ई कैसे बना, तो जैसे मृग, ठीक है, मृग, मृग का क्या लिखा जाता था, तो मिग, अपभ्रंश में मिग भाषा का प्रयोग होता था। उसी तरह से अगर हम देखें ऊ का, तो मृत, ठीक है, री से ऊ का, री से अगर हम ऊ का देखें तो मृत को मऊ कहा जाता था अपभ्रंश में, मृत का मऊ। इस तरह से आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि री का जो है वो किस तरह से परिवर्तन इन सभी भाषाओं में होगा। दूसरा तलावी स, मुदन स और दन स, ये 3 स होते हैं। तो तलावी स और मुदन स, ठीक है, तलावी स और मुदन स का स्थान प्राय दन स ले लिया, ठीक है, ये तलावी स और ये दन स, इसका स्थान जो है वो मुदन स ले लिया, ये वाला, ठीक है। यहां पर इस स का ही प्रयोग जो है वो होने लगा। उसके बाद ऊ ध्वनि की बहुलता है, ठीक है, इसमें हम अगर देखें अपभ्रंश में तो ऊ ध्वनि की बहुलता है। चलिए यहां से हटा देते हैं इसे। तो इसमें ऊ ध्वनि की ये प्रधानता, जैसे जग्गू, ये हर अधिकांश नामों तो के अंत में ऊ देखने को मिलता है, जैसे जग्गू, एक्कू, कारणु, इस तरह से। वहीं म के स्थान पर व, ठीक है, म के स्थान पर जो है वो इस व का जो है वो प्रयोग होने लगा, जैसे कमल, कमल के जगह पर जो है वो प्रयोग होने लगा कवल, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि कमल को अपभ्रंश में किस तरह से लिखा जाता था, तो यहां पर देखिए कवल। वहीं जो संयोगिया छ होता था इसका प्रयोग कख के रूप में होने लगा, जैसे पक्षी, है ना, पक्षी, तो अपभ्रंश में क्या हो गया इसका नाम, पक्षी, इस तरह से पक्षी। फिर यह जो ध्वनि था वो ज में परिवर्तित हो गया, ठीक है, यह जो ध्वनि था वो ज में परिवर्तित हो गया, यानी कि जैसे यमुना, ठीक है, यह जो है यह ज में प्रयुक्त होने लगा, जैसे यमुना, यमुना के स्थान पर जो है वो अपभ्रंश में जमुना का प्रयोग होने लगा।
अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरह से बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए जो प्रमुख हैं और जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनका हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जैसे कि जो न था, ठीक है, इस न के जगह इस न का प्रयोग होता था। अभी आप लोगों ने देखा पीछे कि अपभ्रंश को न भाषा भी कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को न भाषा कहा है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे हैं, इसके जो ध्वनि परिवर्तन यानी कि जो ध्वन्यात्मक या फिर व्याकरणिक जो परिवर्तन देखा गया, जिससे कि प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनमें हम यहाँ पर चर्चा करें, यानी कि इस न की जगह इस न की प्रधानता जो है अपभ्रंश में हुई। अब देखिए, अपभ्रंश भाषा में दो व्यंजनों के मध्य स्वर आगम की प्रवृत्ति भी मिलती है। ठीक है, दो व्यंजनों के बीच स्वर आगम, जैसे शमशान, 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 ठीक है, शमशान, जैसे यहां पर देखिए, चलिए हम इसे हटा ही देते हैं। शमशान, ठीक है, शमशान की जगह जो है शमशान। तो इस तरह के प्रयोग होते थे। इसमें अगर हम लिंग की बात करें, तो जो पहले एक वचन, सॉरी, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक होते थे, अब यहां पर जो है वो नपुंसक लिंग जो है वो समाप्त हो गया। यानी कि अपभ्रंश में दो लिंगों का प्रयोग होता था, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। दूसरा कि जो वचन होते थे वो दो ही वचनों का प्रयोग होने लगा। यहाँ पर द्विवचन जो है वो समाप्त हो गया, यहां से द्विवचन का प्रयोग जो है वो समाप्त हो गया। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होने लगा यहां से। और इसमें तत्सम शब्दों की जो थी वो बहुलता थी। तद्भव और तत्सम आप लोग जानते हैं, तो इसमें तद्भव शब्द जो थी वो बहुलता के साथ प्रयोग किया जाता था। तो ये यहां पर हम लोगों ने ध्वन्यात्मक विशेषताओं की चर्चा की है, जिसमें कि जो काफी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा नोट्स में इससे भी और भी ज्यादा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि जो ध्वनि संबंधी विशेषताएं थी हमने चर्चा किया। इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य होता है व्याकरणिक विशेषताएं, कि व्याकरण में इनमें परिवर्तन क्या हुआ अपभ्रंश तक आते आते। तो अब हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे व्याकरणिक। इससे पहले हम यहाँ पर देख लें कि अपभ्रंश काल की जो पुस्तकें और रचनाएं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको रचना दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसके रचयिता कौन है। तो ऐसे तो हमने अभी स्वयंभू और धनपत इन सब की पुस्तकें के बारे में बताई। इसके अलावा आप देख लीजिए कि आचार्य जैन हेमचंद्र, ठीक है, जैन आचार्य हेमचंद्र की बात करें तो इन्होंने प्राकृत व्याकरण जो रचना की वो अपभ्रंश में किए हैं। वहीं देवसेन के द्वारा श्रावकाचार की जो रचना की गई है वो अपभ्रंश में देवसेन के। वहीं विद्यापति की सबसे जो है अहम पुस्तक, जिसमें कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अपभ्रंश में ही किया गया है। वहीं अब्दुल रहमान जो संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान के द्वारा अपभ्रंश में की गई है, जबकि मेरू तुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना अपभ्रंश में किए गए। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके रचयिता जो कि अपभ्रंश के हैं,
तो इस तरह से यहाँ पर आज हम लोगों ने अपभ्रंश के रिगार्डिंग चर्चा किया और समझा। इसके आगे जो है हम लोग व्याकरणिक, जो अपभ्रंश के व्याकरणिक विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और जो है वो लॉट ऑफ एमसीक्यूज करेंगे। तो आज के सेशंस को यहीं पे रखते हैं। तो आपके सारे क्लासेस जो है इसी तरह से होंगे और हर एक तथ्यों पर हम लोग विचार करते हुए और पूरा ठीक है सब्जेक्ट के निचोड़ पर जो है वो ध्यान देते हुए जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पे, बाकी जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स में ज्वाइन करना वो अब लेट न करें और ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें हमारी संस्था के साथ और हमसे जुड़ कर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।